नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। तो एक बार आप सबके लिए लेकर के आज आए हैं महा मैराथन क्लास, जिस क्लास का परीक्षा से पहले आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। उसी क्लास के साथ में हम आ गए हैं सेमेस्टर 3 राजनीति विज्ञान सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सार सिर्फ एक ही क्लास में, इनके द्वारा, दीपक सर के द्वारा। तो मैं आपको आशा नहीं करता हूं, गारंटी देता हूं कि ये जो क्लास है ये आपके परीक्षा के अंदर महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि क्लास महामैराथन है, पीछे से लंबी क्लास होगी, इसलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले 10 वर्षों के, गत वर्षों के जो परीक्षा के अंदर आए हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका हल आपके लिए लेकर के आया हूं। आप इन प्रश्नों को खुद नोट करना और इनकी ये जो पीपीटी है इनसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाना और इनको परीक्षा के समय बार बार पढ़ना। मैं आपको वादा करता हूं, आपको आशीर्वाद देता हूं कि ये जो प्रश्न है ये परीक्षा के अंदर आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो जैसा आप सब लोगों को पता है, सेमेस्टर 3 राजनीति विज्ञान की आज की हमारी क्लास है, जिसके अंदर आज की क्लास के अंदर हम महत्वपूर्ण इकाई 1 जो हमारी 5 इकाई है और इकाई 1 इकाई के अंदर जो हमारे हैं प्लेटो और अरस्तु, तो उन प्लेटो और अरस्तु के अंदर से महत्वपूर्ण मैं आपके लिए 5 प्रश्न लेके आया हूं। पहला तो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत और इनकी आलोचना, प्लेटो का साम्यवाद और उनकी आलोचना, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत और उनकी आलोचना, अरस्तु का क्रांति और नाश्ता संबंधित और उनकी आलोचना, और अरस्तु के अनुसार क्रांतियों को कारण, क्रांतियों क्यों होती है, उनके कारण और उनके रोकने के उपाय। तो एक एक करके प्रश्नों के ऊपर चर्चा करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको प्लेटो के बारे में बता दूं। प्लेटो के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। प्लेटो का, हालांकि आजकल परीक्षाओं के अंदर एक ट्रेंड बदल गया है। पहले क्या होता था कि कोई भी राजनीतिक विचारक होता था, उन विचारक के जीवनी के बारे में पूछते थे। प्लेटो क्या था, कब जन्मा, कब मरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके ऊपर मैंने पहले से ऑलरेडी अपने इसी प्लेलिस्ट के अंदर और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी बातें बताई हुई है। आपको मैंने खूब वीडियो बनाए, 7-8 मेरे शायद वीडियो बने हुए, जिसके अंदर हमने प्लेटो को बारीकी से पढ़ा था। आज हम बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, न मैं प्लेटो की जीवनी के बारे में बताऊंगा कि प्लेटो कौन था, क्या था। आज तो मैं वही चीजें आपको बताऊंगा जो परीक्षा के अंदर आने वाली है। जो प्रश्न परीक्षा के अंदर आने वाले हैं वही प्रश्न आज मैं आपको बताने वाला हूं। प्रश्न पूछा जाता है कि प्लेटो के संवाद क्या होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है प्लेटो की 4 रचनाओं के नाम बताइए। इस प्रकार का अगर कोई छोटा प्रश्न पूछा जाता है तो प्लेटो की जो पुस्तकें हैं, प्लेटो ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं वो वार्तालाप शैली के अंदर लिखी हुई हैं। वो किसी अन्य राजा के साथ में या अपने शिष्य के साथ में बातचीत कर रहे हैं और वो वार्तालाप की जो शैली है उसको ही उन्होंने अपनी पुस्तकों के अंदर लिखा है। उसी को प्लेटो संवाद कहता है। प्लेटो की पुस्तकें जो वार्तालाप शैली के अंदर लिखी हुई होती है उनको क्या कहा जाता है, शैली। प्लेटो ने कई पुस्तकें लिखी, उनकी पुस्तकों का संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए हैं, इन कारण उन्हें क्या कहा जाता है, संवाद कहा जाता है। नंबर 2, प्लेटो की पुस्तकों के नाम। तो एक तो प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, सबको इसका नाम पता है। इसके अलावा सोफिस्ट, स्टेटमैन, लॉज, अपोलॉजिक, क्रीटो और यूथिफ्रो, इन पुस्तकों के अंदर उन्होंने क्या क्या बातें बताई वो मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको वो सारी बातें बताई हुई है। प्रश्न रहता है प्लेटो की 4 पुस्तकों के नाम बताइए, 2 पुस्तकों के नाम बताइए, या इसमें से किसी पुस्तक का नाम आ जाता है कि लॉज किसकी रचना है, अपोलॉजी किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, प्लेटो की है। अब देखो बात आती है कि एक प्रश्न और बनता है। प्लेटो ने, जब हमारा प्रश्न, हम विचार कर रहे हैं प्रश्न के ऊपर कि प्लेटो ने न्याय के बारे में क्या बताया। एक प्रश्न बनता है कि प्लेटो ने जब न्याय के ऊपर अपने विचार दिए, उससे पहले यूनान के अंदर न्याय के ऊपर क्या विचार प्रचलित थे। उससे पहले यूनान के अंदर, एथेंस के अंदर न्याय से संबंधित क्या धारणाएं थी। तो इन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो प्लेटो से पूर्व प्रचलित यूनान में धारणाएं जिनका प्लेटो विरोध करता है,
ठीक है ना। प्लेटो से पहले यूनान के अंदर न्याय की क्या क्या धारणाएं थी और इन सब धारणाओं का प्लेटो ने क्या किया था, विरोध किया था। पहली जो धारणा थी वो थी न्याय की परंपरावादी धारणा। न्याय की परंपरावादी धारणा, ये कि जो न्याय की परंपरावादी धारणा थी ये किसने दी थी, ये दी थी सिफॉल्स और उसके बाद में उसके पुत्र पॉलीमॉक्स। न्याय की परंपरावादी धारणा यूनान के अंदर प्रचलित थी, वो सिफॉल्स और उसके पुत्र पॉलीमॉक्स ने दी थी। सिफॉल्स ने क्या कहा था, इसके बारे में कहता था कि सत्य बोलना और दूसरों की रीढ़ को झुका देना न्याय है। झूठ नहीं बोलना और दूसरों की रीढ़ को झुका देना क्या है, न्याय। और पॉलीमार्क्स कहता है कि मित्रों के साथ भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई करना क्या है, न्याय है। मगर प्लेटो क्या करता है, प्लेटो न्याय की इस धारणा को स्वीकार नहीं करता है और इसकी आलोचना करता है। प्रश्न आएगा, न्याय की परंपरावादी धारणा किसने दी, पॉलीमार्क्स और सिफॉल्स। क्या कहते थे वो, इनके ये कथन। अब बात आती है कि इस धारणा के विरोध में प्लेटो ने क्या कहा, इस धारणा के विरोध में प्लेटो ने क्या कहा। तो प्लेटो ने देखो इसके लिए वो बातें बताई थी जो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया हुआ है कि वो कहता है सत्य बोलना न्याय। प्लेटो कहता है दुश्मन के देश में चले जाओ, दुश्मन की सेना में गिर जाओ और दुश्मन आपकी खूबियां जानकारी पूछे तो वहां पे आप सत्य नहीं बोल सकते। दूसरों की ऋण को चुका देना, आपने किसी से पैसे लिए, किसी से हथियार लिए, वो व्यक्ति नशे की हालत में है, वो व्यक्ति पगला गया है, ऐसे समय में उसको वो वापस देंगे, धन या हथियार वापस करेंगे तो वो क्या करेगा कि उसका दुरुपयोग करेगा। ये बोलता है मित्र। पॉलीमार्क्स कहता है मित्रों के साथ में भलाई और शत्रुओं के साथ बुराई। अरे यार, आज के समय में और उस समय में कौन मित्र है और कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, इसका कोई भला कोई पता ही नहीं चलता है। कई व्यक्ति जो है सामने से अच्छी बातें करते हैं और पीठ पीछे वो जो हमारे मित्र होते हैं छुरा भोंकने का काम करते हैं। इसलिए प्लेटो ये आज के समय की जो बातें हैं उन बातों के बारे में वो उस समय भी जानता था और उस समय भी उसने कहा था कि मित्र और शत्रु के बीच में भेद करना बहुत ही कठिन कार्य है। दूसरी जो न्याय की धारणा आती है वो आता है न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत। और ये क्रांतिकारी सिद्धांत देने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, थ्रेसिमेक्स ने किया था। ये बार एक प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, कि पिछली बार शायद आया था कि न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत किसने दिया। अब मैं कहूंगा पिछली बार आप कहेंगे सर सिलेबस तो नए। प्यारे विद्यार्थियों, अभी ये जो सिलेबस हैं वो पिछली क्लास के अंदर बीए सेकेंड ईयर के दूसरे पेपर में चलता था। बीए सेकेंड ईयर के दूसरे पेपर में यही सिलेबस चलता था और उस समय यह प्रश्न आया हुआ है। तो थ्रेसिमेक्स एक सोफिस्ट विचारक धारा था और वो ये न्याय के क्रांतिकारी सिद्धांत में क्या कहता था, शक्ति ही सत्य है। न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत क्या है, तो न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत है शक्ति ही सिद्धांत है। इसके अंदर वो कहता है कि शक्तिशाली का हित साधना, शक्तिशाली व्यक्ति जो भी बातें करना है उनकी हाँ में हाँ मिलाना, उनका हित साधना क्या है, न्याय है। मगर प्लेटो इसका भी क्या करता है, विरोध करता है। अगला आता है न्याय का व्यावहारिक सिद्धांत। ये न्याय का व्यावहारिक सिद्धांत देने का जो काम किया था वो किया था ग्लॉकन ने। क्या किसने किया था, ग्लॉकन ने किया था। उसके अंदर वो क्या कहता था, वो कहता था कि दुर्बल व्यक्ति का हित ही न्याय है। जो कमजोर व्यक्ति है, शक्तिशाली के साथ में तो सब खड़े होते हैं, मगर जो गरीब के साथ में, जो कमजोर के साथ में, जो दुर्बल के साथ में खड़ा होता है वो न्याय है। तो उससे वो नैतिकता है। तो ग्लॉकन कहता था कि जो दुर्बल व्यक्ति का साथ दे, जो दुर्बल व्यक्ति के पक्ष के अंदर सरकार से भिड़ जाए, राज्य से भिड़ जाए, शक्तिशाली से भिड़ जाए, वो न्याय है। मगर वो क्या है कि शक्तिशाली व्यक्ति से दुर्बलों की रक्षा करना ही न्याय है। मगर इस बात का भी प्लेटो ने क्या किया था, विरोध किया था। अब हम कुछ प्लेटो के ये जो अभी मैंने अगली ये जो 5-7 प्रश्न बताए, इनमें से भी कई प्रश्न जो है बनने की, इसमें से भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न, कोई छोटा प्रश्न आने की बड़ी आशंका है। और मां शारदे से मैं आह्वान करता हूं कि मां भगवती इन जो है ये मैंने 5-7 प्रश्न बताए, इनमें से ही जो है हमारे परीक्षा के अंदर प्रश्न रहे। बात अगली आती है प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में बताते हुए उनकी आलोचना कीजिए कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के अनुसार क्या कहा और प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या था। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि प्लेटो का जो न्याय है वो आज के समय के अंदर जो वैधानिक न्याय है, आज के समय के अंदर कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के द्वारा जो किया जाने वाला न्याय है वो न्याय नहीं है। बल्कि प्लेटो का न्याय क्या था, प्लेटो का न्याय था नैतिकता। प्लेटो का न्याय क्या था, नैतिकता था। प्लेटो
न्याय के बारे में कहता है कि जो व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत अच्छाई होती है, उसके अंदर जो सद्भावना की भावना होती है, उनके अंदर जो अच्छे का गुण होता है, वही न्याय होता है। वही क्या होता है? न्याय कहता है। प्लेटो का न्याय सामाजिक नैतिकता से अधिक निकट था। वर्तमान का जो न्याय है वो राजनीतिक न्याय है, मगर प्लेटो का जो न्याय था वो कैसा था? सामाजिक न्याय था। वह न्याय को व्यक्तिगत नैतिक अच्छाई, शुभता या सामाजिक नीति परायणता से जोड़ता है। वो किससे जोड़ता है? इस स्वरूप में प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता का सिद्धांत है। प्लेटो कहता था कि कोई किसी ने पैसे चुरा लिए, उसके पैसे उसको वापस दे दिए, वो न्याय नहीं है, बल्कि न्याय तो वो है कि आप उस चोर को चोरी करने की आदत उससे हटा लो। माना कि एक व्यक्ति ने किसी के पैसे चुराए, सरकार क्या करती है? उसको वापस उसका भरण कर लेती है, या उस चोर से वो पैसे लेकर के उस व्यक्ति को वापस दे देती है। प्लेटो कहता है न्याय नहीं हुआ। न्याय तो कब होगा? जब उस चोर जो है वो चोरी करना छोड़ देगा, जब चोर के अंदर नैतिक भावना आएगी, उसके अंदर शुभता आएगी, उसके अंदर अच्छाई आएगी, तब जाकर के न्याय होगा। आधुनिक समय में प्रचलित विधि का सिद्धांत, आज विधि मतलब कानून, कानून का जो सिद्धांत है, कानून के अनुसार जो न्याय होता है, वो न्याय नहीं है। प्लेटो क्या कहता है कि न्याय एक सद्गुण की स्थिति है, आत्मा का हिस्सा है। प्लेटो क्या कहता है कि लोगों के अंदर सद्गुणों को भरना, व्यक्ति के अंदर आत्म परिवर्तन लाना, जो उसके अंदर जो बुराइयां विद्यमान है, उन बुराइयों को समाप्त करके उनके अंदर सद्गुणों को भरा जाता है, तब जाकर के न्याय होता है। यह एक सामंजस्यपूर्ण ताकत है जो समाज में लोगों को एक साथ जोड़ती है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या करते हुए डॉक्टर नागपाल नाकरे ने लिखा है। डॉक्टर नागपाल नाकरे ने आज बाद में जाकर के प्लेटो के बारे में, प्लेटो के न्याय के बारे में कहा था। क्या कहा था? कि व्यक्तिगत रूप से एक मनुष्य अपने कार्यों को जानकर उसका पालन करता हुआ अच्छा व्यवहार करे, और सामाजिक रूप से दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। प्लेटो के डॉक्टर नागपाल नागरे ने कहा था कि व्यक्ति क्या करे? खुद का काम करे, खुद का काम करे, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। अगला जो करता है वो करने दे। व्यक्ति के खुद के लिए क्या अच्छा है, खुद के लिए क्या शुभ है, उसको ध्यान में रख करके वो कार्य करे, वो न्याय है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। पहला तो है एकता का सिद्धांत। देखो प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंदर उसने जो है तृष्णा और ये सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और जो है उत्पादन वर्ग, इन तीनों के अंदर जो है एकता स्थापित करने की कोशिश की थी। इन्हीं तीनों को जो है आगे बना करके जो है राज्य के अंदर एकता स्थापित करने की कोशिश की थी। इन तीनों के अंदर सामंजस्य की बातें मैंने पिछली क्लासों के अंदर बताई हुई है। तो प्लेटो का सिद्धांत, ये न्याय का जो सिद्धांत है वो कैसा है? एकता का सिद्धांत। इसके अंदर तीन ही गुणों का समावेश हुआ है, ठीक है ना। प्लेटो के अनुसार न्याय राज्य तथा व्यक्ति के मौलिक सद्गुणों का एक अंग है। राज्य और व्यक्ति के, राज्य के अंदर भी सद्गुण होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि राज्य जो है जिसके अंदर जो है क्रांतिकारी शासन हो, राज्य के अंदर असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति शासन करते हो, राज्य के द्वारा लोगों का शोषण होता हो, राज्य के द्वारा लोगों के ऊपर दुनिया भर के कर लादे गए हो, इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। व्यक्ति में तीन नेचर के गुण होते हैं। एक व्यक्ति होता है, उसके अंदर तीन गुण होते हैं। एक तो क्या होती है? तृष्णा, यानी अधिक से अधिक प्राप्त करने की चाहत, अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की, संपत्ति प्राप्त करने की, ठीक है, परिवार के सदस्यों को बनाने की तृष्णा रहती है। दूसरा रहता है उसके अंदर साहस, जिसके आधार पर वह अपने संपत्ति एवं परिवार की रक्षा करता है, अपने राज्य की रक्षा करता है। और तीसरी उसके अंदर होती है बुद्धि, जिसके आधार पर उसके अंदर विवेक आता है, और इस बुद्धि और विवेक के आधार पर ही वो क्या करता है कि समाज एवं राज्य के अंदर जो दूसरे लोग होते हैं उनके साथ में सामंजस्य बिठाता है। इन तीनों गुणों का सुव्यवस्थित संतुलन और जीवन संचालन ही न्याय है। व्यक्ति के अंदर जो तीन गुण होते हैं, एक तो उसको अधिक से अधिक प्राप्त करने की चाह होती है, एक उनके अंदर साहस होता है, ताकत होती है, एक वीरता की भावना होती है, और एक उसके अंदर क्या होती है? बुद्धि होता है, विवेक होता है। इन तीनों का जब व्यक्ति के अंदर सामंजस्य हो जाए, तब जाकर के क्या होता है? न्याय होता है। तभी जाकर के वो व्यक्ति, वो राज्य न्याय की स्थिति में प्राप्त होता है। अगर व्यक्ति के अंदर
तृष्णा अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी तो वो लालची हो जाएगा, धन एवं संपत्ति प्राप्त करने के लिए अनैतिक कार्य करने लगेगा। अगर व्यक्ति के अंदर साहस और ताकत की मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर वो राज्य के अंदर जो कमजोर वर्ग है, जो दुर्बल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका शोषण करेगा, उनके साथ में उनका अत्याचार करेगा। और जब व्यक्ति के अंदर बुद्धि जो है वो भी कुबुद्धि हो जाएगी, गलत दिशा में चली जाएगी, तो फिर जैसे आजकल अपन देखते हैं कि साइबर ठगी कर ली उसने किसी को ठग लिया, लूट लिया, अपने बुद्धि एवं चातुर्य के आधार पर वो क्या करेगा, समाज के जो अन्य वर्ग हैं, राज्य के जो अन्य वर्ग हैं, उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो हस्तक्षेप का सिद्धांत है। वो कहता है कि राज्य के अंदर जितने भी वर्ग हैं, वो कोई भी वर्ग सब अपना अपना कार्य करे, सैनिक अपना कार्य करे, राजा अपना कार्य करे और व्यापारी अपना कार्य करे, मजदूर अपना कार्य करे। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के कार्य के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगला जो उसका विशेषता है वो है विशिष्टीकरण का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय सिद्धांत बड़ा ही विशिष्टीकरण का सिद्धांत है। समाज में तीन वर्ग हैं, ये तीन वर्ग अपने अपने कार्यों में विशिष्टता प्राप्त करेंगे। इन तीनों वर्गों का विभाजन भी कार्य की विशिष्टता के आधार पर हुआ है। व्यापार कहता है कि व्यक्ति जिस कार्य को सर्वश्रेष्ठ रूप से करे वही करता रहे, यही न्याय है। व्यापार क्या कहता है? व्यापार कहता है प्लेटो की बातों को आगे बढ़ाते हुए कि व्यक्ति के अंदर जो गुण है, उसके अंदर जो टैलेंट है, उसके अंदर जो योग्यता है, उसी के अनुसार वो कार्य करे। अब आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना जानते हो, व्यक्ति बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना जानते हो और वो जाकर के कबड्डी खेलेगा तो फिर हाथ पांव टूटवाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और व्यक्ति को बहुत अच्छा गाना गाना आता है, उसको से कहने का मतलब गाने का उसको शौक है, बहुत अच्छा वो गा सकता है और वो जाकर के नाचेगा तो फिर क्या होगा, वहां पे भी जो है वो अच्छा कार्य नहीं कर सकेगा। तो व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट है, व्यक्ति के अंदर जो गुण है, उसके अनुसार उसको ही आगे बढ़ाते हुए कार्य करना क्या होगा, न्याय होगा। न्याय आंतरिक है, न्याय जो होता है वो बाहरी नहीं होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की, कि न्याय ये नहीं है कि बाहर से दिखाई दिया, न्याय तो एक आंतरिक है। आंतरिक मतलब व्यक्ति के गुणों में परिवर्तन जो है वो न्याय है। प्लेटो का न्याय वस्तु बाहरी शक्ति द्वारा व्यक्ति पर लादा गया नहीं है, अभी तो ये तो मनुष्य की अंतरात्मा की आवाज है। न्याय क्या होता है? न्याय मनुष्य की जो आत्मा होती है, अंतरात्मा होती है, उस आत्मा की क्या होता है, आवाज होता है। इस प्रकार से प्लेटो ने न्याय को पूर्ण रूप से आंतरिक और व्यक्ति के अंदर गुणों के परिवर्तन के रूप में बताया है। न्याय, प्लेटो के न्याय का मतलब ही क्या है, नैतिकता है। अब इसकी न्याय की बहुत सारे विद्वानों ने आलोचना की है और आलोचना करते हुए कहा है कि प्लेटो का न्याय स्वयं प्लेटो, अब देखो प्लेटो के न्याय का जो सिद्धांत था इसकी खूब सारे विद्वानों ने आलोचना की है। यहां तक कि प्लेटो का जो खास शिष्य था, जो परम शिष्य था, जिसका नाम है अरस्तु, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु, उस अरस्तु ने भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है। और आलोचना करने वाले व्यक्ति कहते हैं कि कठोर प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो कैसा है, कठोर समरूपता का सिद्धांत है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है पूरी नैतिकता का सिद्धांत है, जिसके अंदर जो है न्याय नाम की जो चीज ही नहीं है, कानून का उसके अंदर हस्तक्षेप भी नहीं है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो वैज्ञानिक नहीं है, अवैज्ञानिक है, उसके अंदर तर्क नहीं है, उसके अंदर फैक्ट नहीं है, उसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो राज्य को अधीनस्थ बना देगा। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो डेमोक्रेसी का विरोधी है। प्लेटो का जो सिद्धांत है वो अत्यधिक एकीकरण पर बल देता है और अत्यधिक पृथक्करण पर भी बल देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो एक प्रकार से कोरा सिद्धांत है, जिससे अधिक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उसको समझ भी नहीं सकते हैं कि हकीकत में क्या है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्लेटो के साम्यवाद को विचारों को बताते हुए आलोचना कीजिए। प्लेटो का साम्यवाद क्या है? प्लेटो का साम्यवाद तो मैंने आपको बताया था कि प्लेटो ने दो साम्यवादों के बारे में बताया था। एक तो था संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा था पत्नियों का साम्यवाद या फिर परिवार का साम्यवाद, जिसके अंदर वो कहता है कि जो राजा है, ठीक है, पहली बात ये प्लेटो के साम्यवाद की जो धारणा है वो सिर्फ शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के ऊपर है, उत्पादन वर्ग और मजदूर वर्ग के ऊपर नहीं है।
प्लेटो का साम्यवाद किसके लिए है? सैनिकों के लिए और राजा के लिए, उत्पादन वर्ग के लिए नहीं है। नंबर 2, प्लेटो का जो साम्यवाद है उसके अंदर दो बातें बताई। संपत्ति का साम्यवाद मतलब सैनिक एवं शासक वर्ग अपने पास निजी संपत्ति नहीं रखेंगे, उसके लिए उनको उपभोग करने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं वो राज्य के द्वारा प्राप्त होगी। नंबर 2, पत्नियों का या परिवार का साम्यवाद, जिसके अंदर प्लेटो कहता है कि जिस प्रकार से सैनिकों एवं शासकों के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, उसी प्रकार से सैनिकों एवं शासकों के पास उनका निजी परिवार भी नहीं होगा। वो क्या करेंगे? अब परिवार के बिना आप कहेंगे सर परिवार नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? प्लेटो कहता है कि राज्य के अंदर एक बड़ी मात्रा में एक पुरुषों की पूरी टोली होगी, 50, 100, 200, 500, 1000 शासकों एवं सैनिक पुरुष, और इतनी मात्रा में महिलाएं होगी। और वो क्या करेंगे? वो आपस में अपनी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करेंगे और संतान उत्पत्ति करेंगे। और वो संतान होगी, उसको भी नहीं पता होगा कि उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है। वो सारी की सारी जो महिलाएं हैं वो आपस में जो है उन संतानों की क्या करेंगे? परवरिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी बात को साम्यवाद की इस नवीन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को प्लेटो केवल दार्शनिक शासकों तथा सैनिकों पर ही लागू करता है। अभी मैंने बताया शासकों पर और सैनिकों पर लागू करता है। इस व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा? प्लेटो के अनुसार साम्यवाद की व्यवस्था के अंतर्गत संरक्षक वर्ग अपने कुटुंब और निजी संपत्ति का परित्याग करेंगे, जिससे कि राज्य संचालन के कार्य में उनके सम्मुख कुटुंब और संपत्ति से पैदा होने वाले मोह उन्हें पथ भ्रष्ट न कर सके। वो कहता है कि एक तो परिवार का जो पीछे मोह होगा, संपत्ति का लोभ होगा, तो वो उनको शासन कार्य करने से और सैनिकों को दुश्मन के साथ लड़ने में क्या करेंगे? उनको थोड़ी हिचकिचाहट पैदा करेंगे, ठीक है ना? इसलिए उनको पथ भ्रष्ट करेंगे, उनके आगे समस्या खड़ी होगी। इस वजह से वो कहता है कि सैनिकों और शासकों का परिवार और संपत्ति नहीं होनी चाहिए, जो है वो सब राज्य का है। प्लेटो शिक्षा और साम्यवाद को न्याय की प्राप्ति के दो अभिन्न साधन मानता है। शासकों की सामूहिकता की इस जीवन व्यवस्था को प्लेटो ने संपत्ति का साम्यवाद कम्युनिटी ऑफ प्रॉपर्टी तथा पत्नियों का साम्यवाद कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स का है। ठीक है, यही है कि भाई उनके पास न तो संपत्ति होगी और न क्या होगा? पैसा होगा। अब देखो इसकी विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता यह है कि यह व्यवस्था राज्य के सभी वर्गों पर लागू नहीं होती, ये केवल दार्शनिक शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही है, उत्पादक वर्ग के लिए और मजदूरों के लिए नहीं है। नंबर 2, प्लेटो का साम्यवाद समाज के आर्थिक ढांचे को यथावत बनाए रखता है। आधुनिक समाजवादियों की तरह यह उत्पादन के साधनों पर राज्य तथा समाज का अधिपत्य स्वीकार नहीं करता। यह सिर्फ सेना के क्षेत्र में और राज्य के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में नहीं है। और आधुनिक जो साम्यवादी हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो मार्क्सवादी विचारधारा है, वो तो क्या कहती है कि राज्य के अंदर बुराइयों की जड़ तो पैसा है, और वो पैसा तो पहले से ही उद्योगपतियों के हाथ में प्लेटो रख रहा है। प्लेटो का साम्यवाद समाज में एकता की स्थापना को अपना परम लक्ष्य मानता है कि समाज में एकता स्थापित होनी चाहिए, समानता स्थापित करना उसका लक्ष्य नहीं, उसका उद्देश्य बौद्धिक कुलीन तंत्र के शासन की स्थापना करना है, जिससे शासन की बागडोर थोड़े से ज्ञानी शासकों के हाथ में। वो तो यही कहता है कि जो दार्शनिक है, जो पढ़े लिखे हैं, जो बुद्धिमान है, उन व्यक्तियों के हाथ में शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के ऊपर। तो प्लेटो की शिक्षा का तात्पर्य क्या था? तो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी, प्लेटो की शिक्षा का तात्पर्य था, प्लेटो के अनुसार शिक्षा सामाजिक बुराई को नष्ट करने का प्रयत्न है। समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उनको नष्ट करना है, कैसे कर सकते हैं? तो शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। त्रुटिपूर्ण जीवन को सुधारने की एक योजना है। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा बौद्धिक बुराई के लिए बौद्धिक उपचार है, यानी कि जो बौद्धिक बुराई है, विचारों के अंदर जो समस्या है, उन विचारों की समस्या को खत्म करने का कोई उपाय है तो वो क्या है? शिक्षा है। प्लेटो की शिक्षा के दो रूप है, दार्शनिक पक्ष तथा सामाजिक। प्लेटो की शिक्षा कैसी है? दो पक्षों के अंदर है, एक तो दार्शनिक पक्ष और दूसरा सामाजिक पक्ष। अब देखो दार्शनिकता के बारे में प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो कहता है कि शिक्षा निरपेक्ष सत्य के दर्शन का एक साधन है और यह सत्य आत्मा का दर्शन है। तथा सामाजिक पक्ष के अंदर वह कहता है कि प्लेटो कहता है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को समाज के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान कराती है। यानी कि निरपेक्ष पक्ष मतलब सत्य का दर्शन कराती है शिक्षा,
और सामाजिक पक्ष मतलब समाज के अंदर आपके क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में जो है शिक्षा आपको जागरूक करती है, उनके बारे में आपको बताती है। शिक्षा के क्या उद्देश्य है, तो पहले इसके राजनीतिक उद्देश्य। इसका प्रथम उद्देश्य है अभिभावक वर्ग को प्रशासन तथा संरक्षण के कार्यों में विशेष बनाना है। यानी जो अभिभावक वर्ग है, अभिभावक वर्ग का मतलब है यहाँ पे शासक वर्ग, तो शासक वर्ग को क्या करना, शिक्षा के कार्यों में, अभिभावक प्रशासन तथा संरक्षण के कार्यों में क्या करना, विशेषज्ञ बनाना है। दूसरा है सामाजिक, तो इसका दूसरा जो उद्देश्य है वो है संरक्षक वर्ग में साहस की भावना को बढ़ना है। जो संरक्षक वर्ग है उसके अंदर क्या करना, साहस की भावना को बढ़ना है। तीसरा जो सामाजिक या आत्मिक कारण है कि उद्देश्य है वो क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर व आत्मा के समुचित विकास के लिए प्रशिक्षण देना है। शरीर का विकास किस प्रकार से हो, आत्मा का विकास किस प्रकार से हो, इसके लिए प्रशिक्षण देने का कार्य किसका है, शिक्षा का कार्य है। शिक्षा जो है अनुभूति मूलक व क्रियात्मक होनी चाहिए। चौथी अगली जो विशेषता है वो है व्यक्तिगत। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का अगर सर्वांगीण विकास हो सकता है तो वो किसके द्वारा हो सकता है, वो शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। प्लेटो अपनी शिक्षा योजना की जो रूपरेखा बनाता है उसके अंदर अपनी शिक्षा व्यवस्था को दो भागों में बांटता है, एक तो प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। तो प्लेटो की शिक्षा योजना की जो रूपरेखा थी, अपनी शिक्षा योजना को प्लेटो ने दो स्तरों पर प्रारंभिक तथा उच्च शिक्षा में विभाजित किया है। शिक्षा का इन दो स्तरों में वर्गीकरण विद्यार्थियों की उम्र तथा उनके वर्गों को ध्यान में रख करके किया गया है। व्यक्ति की उम्र कितनी है और उसके अंदर किस क्षेत्र के अंदर योग्यता है, उसके अंदर किस प्रकार की योग्यता है, तो उम्र और योग्यता को ध्यान में रख करके प्लेटो क्या करता है, इस चीज को आगे बढ़ाता है। प्रारंभिक शिक्षा के अंदर प्लेटो कहता है, प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर रखी है। प्लेटो की शिक्षा कैसी थी, अनिवार्य शिक्षा थी। प्लेटो की शिक्षा कैसी थी, अनिवार्य। प्लेटो की शिक्षा कैसी थी, प्लेटो की शिक्षा थी कि शिक्षा राज्य के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, शिक्षा कैसे दी जाएगी, शिक्षा राज्य के द्वारा मुफ्त में दी जाएगी। शिक्षा के अंदर समानता, समानता से तात्पर्य है लैंगिक समानता, स्त्री व पुरुष दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जाएगी। अब ये जो प्रारंभिक शिक्षा है, ये शिक्षा 6 से 20 वर्ष तक चलती है। ठीक है, प्लेटो की प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्यों की भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर राज्य में रहने वाले लोगों के चरित्र का निर्माण करना है। लोगों की जो भावनाएं हैं, अंदर के जो संवेग हैं, उनको संतुलित करना, उनका व्यवस्थित करना और राज्य का निर्माण, लोगों के चरित्र का निर्माण करना। इसके पाठ्यक्रम में प्लेटो ने व्यायाम, साहित्य और संगीत की शिक्षा को शामिल किया है। ठीक है ना, प्लेटो की प्राथमिक शिक्षा में किसको शामिल किया गया है, व्यायाम, साहित्य और संगीत को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये थी प्राथमिक शिक्षा। प्लेटो की उच्च शिक्षा क्या थी, तो प्लेटो ने उच्च शिक्षा में सभी वर्गों के लिए नहीं है। प्लेटो की जो प्राथमिक उच्च शिक्षा है वो क्या है, सभी वर्गों के लिए नहीं है, बल्कि जो प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण कर लेता है उसके बाद में एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा के अंदर अगर वो पास होता है तो फिर उसको उच्च शिक्षा दी जाएगी। प्लेटो की उच्च शिक्षा में दो स्तर हैं, 20 से 30 वर्ष शिक्षण और 30 से 35 वर्ष तक शिक्षण। सैन्य शिक्षा में सफल होने वाले जिन विद्यार्थियों में विवेक के प्रति झुकाव होगा, यानी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने वाले वो विद्यार्थी जिसके अंदर विवेक होगा, जिसके अंदर बुद्धि होगी, जिसके अंदर कौशल होगा, उन वह शासक वर्ग, वो फिर क्या है, शासक वर्ग बनने के लिए उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाएगा। प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत उच्च शिक्षा राज्य का शासक या संरक्षक बनने वालों के लिए है। ये जो उच्च शिक्षा है वो किनके लिए है, वो शासकों के लिए है। प्राथमिक शिक्षा सैनिकों के लिए, अर्थात शासक सैनिकों में से ही निकलेंगे मगर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होंगे, दार्शनिक होंगे। संरक्षक वर्ग में केवल उन्हीं लोगों के लिए शिक्षा दी जो दार्शनिक शासक के स्थान को ग्रहण करने के योग्य हो, यानी कि सैनिक भी हो, दार्शनिक भी हो, शिक्षित भी हो, सब योग्यता हो वो जो बनेगा। 30 से 35 वर्ष के दिन के बाद परीक्षा होती है, इसमें जो सफल होगा वो दार्शनिक राजा होगा। और 30 से 35 वर्ष तक और शिक्षा के बाद में वापिस जो है परीक्षा होगी और उसके अंदर जो पास होगा वो क्या होगा, राजा होगा, या उसको दार्शनिक राजा कहा जाएगा।
उसे पूर्ण संरक्षक भी कहा जा सकता है। प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा के हाथों राज्य सुरक्षित रहेगा, यही राज्य का शासक होगा। प्लेटो कहता है कि जो दार्शनिक राजा होगा उस दार्शनिक राजा के हाथ में राज्य क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। प्लेटो का ये जो शिक्षा सिद्धांत है इसकी क्या विशेषता है, तो पहला है इसका जो प्रमुख आधार है वो क्या है, दर्शन। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है, दर्शन। इसके अंदर न्याय की प्रमुखता है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में न्याय क्या है, प्रमुख रूप से है। पाठ्यक्रम का आधार निश्चित आयु व वर्ग, इसका जो पाठ्यक्रम है वो भी निश्चित है, आयु भी निश्चित है, वर्ग भी निश्चित है। पाठ्यक्रम में नैतिक व मानदंडों को उचित स्थान दिया गया है, यानी कि किस उम्र के अंदर किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए वो सारी बातें भी इसके अंदर उचित रूप से बताई गई है। शिक्षा एक दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया है, लंबे समय तक चलने वाली, यहाँ पे हम देख रहे हैं 35 साल ने 50 साल ने यहाँ तक चलने वाली, दीर्घ समय तक चलने वाली, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को अधिक महत्व, शिक्षा के अंदर क्या किया गया है कि मनोवैज्ञानिक जो प्रवृत्तियां हैं उनको अधिक महत्व दिया है। कर्तव्य परायणता पर बल दिया गया है, बौद्धिक विकास पर अधिक बल दिया गया है, राज्य प्रशिक्षण संस्था के रूप में है। और ये जो प्रशिक्षण की जो व्यवस्था करेगा वो कौन करेगा, राज्य करेगा। अब देखो इस शिक्षा योजना की भी आलोचना किया, तो पहली आलोचना तो यही है कि शिक्षा सबके लिए नहीं है। समाज के अंदर जो उत्पादक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उनके लिए तो शिक्षा की व्यवस्था है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए, सैनिकों के लिए और शासकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। दूसरा है पाठ्यक्रम की अवधि बहुत अधिक है। प्लेटो का जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है, अब 50 साल तक शिक्षा ग्रहण करेगा तो फिर आगे क्या जिंदगी जिएगा। तीसरी जो बात है वो साहित्य व कला की उपेक्षा। प्लेटो ने अपने सिद्धांत के अंदर साहित्य को और कला की क्या की है, उपेक्षा की है। सिर्फ सैनिक शिक्षा और राज्य को संचालित करने की शिक्षा पर ही बल दिया है। प्लेटो ने गणित पर अधिक बल दिया है। स्त्रियों और पुरुषों के स्वभाव में अंतर होता है, ठीक है। अब देखो वो क्या करता है कि महिलाओं और पुरुषों को समान शिक्षा की व्यवस्था करता है, मगर क्या होता है महिलाओं और पुरुषों का स्वभाव अलग अलग होता है। भगवान ने उनको नेचुरल रूप से अलग अलग बनाया है, तो उस समय के दार्शनिक कहते थे कि उनको कुछ अलग प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, मगर वो समान शिक्षा की बात कर रहा है। एक महिला जो होती है वो पुरुष के समान इतनी तत्परता से, इतनी वीरता से लड़ नहीं सकती, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं वो महिलाओं की तरह पुरुष कर नहीं सकते, ठीक है। नियंत्रित शिक्षा, प्लेटो की जो शिक्षा थी वो कैसी थी, नियंत्रित थी, राज्य के द्वारा नियंत्रित थी। मगर विद्वानों का कहना है कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो कैसी, स्वतंत्र होनी चाहिए, नियंत्रण नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने प्लेटो के 3 प्रश्नों के ऊपर विस्तृत चर्चा की है। एक तो क्या था प्लेटो का, शिक्षा, साम्यवाद और न्याय पर सिद्धांत। अगली बात करते हैं अरस्तु के क्रांति और दास्ता संबंधी विचार और उनकी आलोचना। अरस्तु ने क्रांति के संबंध में क्या कहा है, अरस्तु ने दास्ता के संबंध में क्या कहा है, इनके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। राजनीति विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। वैसे ध्यान रखना, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मैकियावेली को कहा जाता है, मगर ऑल ओवर पूरी राजनीति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, तो देखो क्यों कहा जाता है। पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की शुरुआत अरस्तु से ही मानी जाती है। अभी देखो हमने प्लेटो को पढ़ा, तो प्लेटो क्या कह रहा था, उसने साम्यवाद के ऊपर, न्याय के ऊपर, शिक्षा के ऊपर जो विचार दिए वो क्या थे, वो सारी की सारी बातें कैसी थी, कल्पनात्मक बातें थी, कल्पनाओं पर आधारित थी, ठीक है ना। प्लेटो था वो अपनी कल्पनाओं के अंदर खोया रहता था। राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का कार्य अरस्तु के द्वारा किया गया। और अरस्तु को किन कारणों से राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अरस्तु का जो राजनीति विज्ञान के प्रति जो दृष्टिकोण था, वो झुकाव था, वो क्या था, कैसा था, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। कैसा दृष्टिकोण था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। अरस्तु का अपने विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। अरस्तु ने तथ्यों के ऊपर, फैक्ट के ऊपर और छोटी छोटी बातों पे कार्य किया और वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य किया। उसके विषय के प्रति उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, इस वजह से अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप प्रदान किया था। तीसरा, अरस्तु कहता था यथार्थवादी विचारक था। कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्य भारत का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। उसे यथार्थवादिता के कारण ही अरस्तु
संपत्ति के साम्यवाद जैसी धारणाओं का प्रतिपादन नहीं करता है, और उसकी यथार्थवादिता के कारण ही वो साम्यवाद जैसी जो बातें थी प्लेटो की, उन बातों का क्या करता है, विरोध करता है। अरस्तु की आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति, अरस्तु की जो आगमनात्मक और तुलनात्मक पद्धति है उनके ऊपर भी जो है इससे वो भी जो देने वाला राजनीति विज्ञान का प्रथम विचारक था। अरस्तु राज्य को पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण प्रस्तुत करता है, यानी कि क्रमबद्ध और पूरा का पूरा सिद्धांत जो देने का कार्य किया वो अरस्तु ने किया, उनसे पहले किसी ने नहीं किया। अरस्तु सरकार के अंगों का निरूपण करता है, सरकार को विविध अंगों में बांटता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में बांटने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, सर्वप्रथम अरस्तु करता है। अरस्तु कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन करता है, अरस्तु कानून को सर्वोच्च मानता है, प्लेटो ने नैतिकता को सर्वोच्च माना था। अरस्तु राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक आदान प्रदान करता है। अरस्तु क्या करता है, संपत्ति के ऊपर बल देता है। अरस्तु की जो रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है। अरस्तु का लगभग समस्त जीवन अध्ययन और अध्यापन में व्यतीत हुआ था, यही कारण है कि उसे ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। ज्ञान का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। ज्ञान का विश्वकोश किसे कहा जाता है, अरस्तु को। अरस्तु की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, इथिक्स, रिटोरिक्स, इंटरप्रिटेशंस, मेट्रोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ एनिमल और द टॉपिकल। ये प्रमुख जो रचनाएं हैं वो किसकी है, अरस्तु की है। अरस्तु ने बहुत सारी पुस्तकें लिखने का कार्य किया था। अब देखो बात करते हैं कि अरस्तु के क्रांति के संबंध में क्या विचार थे। तो कि अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार, अरस्तु का जो मेन प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा के वो क्रांति से संबंधित पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ। तो अरस्तु के लिए क्रांति का अर्थ हिंसक क्रांति या सशस्त्र खूनी क्रांति नहीं था। अरस्तु के अनुसार अरस्तु की जो क्रांति थी वो हिंसक या सशस्त्र क्रांति नहीं थी, जिससे कि राज्य समूची सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो जाए, यानी कि राज्य के अंदर पूर्ण परिवर्तन आ जाए, क्रांति हो जाए, खून खराबा हो जाए, उसको अरस्तु क्रांति नहीं कहता था। अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या थी, तो समाज में प्रत्येक छोटा बड़ा परिवर्तन है, समाज के अंदर हर छोटा बड़ा जो परिवर्तन है वो क्या है, क्रांति है। यदि यह परिवर्तन पूर्ण होता है तो ये पूर्ण क्रांति है, और आंशिक होता है तो आंशिक क्रांति है। अगर पूरा का पूरा समाज के अंदर बदलाव आ जाता है तो वो तो होगी पूर्ण क्रांति, और थोड़ा बहुत बदलाव आता है तो वो होगी आंशिक क्रांति। अरस्तु के अनुसार क्रांति के उद्देश्य, अरस्तु ने क्रांति के क्या उद्देश्य बताए हैं, तो नई शासन व्यवस्था। अरस्तु क्रांति का पहला कारण बताता है नई शासन व्यवस्था। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जिन शासन व्यवस्था के अंदर रहता है उसको लगता है कि अगला जो दूसरी शासन व्यवस्था आएगी वो अच्छी रहेगी, वो हमारे लिए फायदे का कार्य करेगी, तो बदलाव के लिए वो क्या करता है, नई उस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकता है और उसकी जगह नई शासन व्यवस्था, शासन करने वालों में परिवर्तन। कई बार व्यक्ति क्या करता है कि जो शासक वर्ग होता है, जो राजा वर्ग होता है, उसमें परिवर्तन करना चाहता है। विद्यमान संविधान को यथार्थवादी बनाना, सीमित पदीय परिवर्तन, विद्यमान जो संविधान है उसको वास्तविक संविधान में परिवर्तन करने के लिए कई बार क्या होता है कि जो उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके अंदर परिवर्तन लाने के लिए भी क्या है, क्रांति होती है। क्रांति के कितने प्रकार होते हैं, तो अरस्तु ने क्रांति के 5 प्रकार बताए। ध्यान रखना, इनमें से ये 5 प्रकार बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से एक आध प्रश्न कई बार बनता है, आंशिक या पूर्ण क्रांति क्या होती है, रक्त रंजित क्रांति क्या होती है। बात करते हैं पहला क्रांति का प्रकार, पहला है आंशिक या पूर्ण क्रांति। तो देखो, जब संपूर्ण संविधान को बदल दिया जाए तो उसे पूर्ण क्रांति, और उसका कुछ भाग बदल दिया जाता है तो उनसे आंशिक क्रांति कहते हैं। जो देश का संविधान होता है, जो कानूनों का समूह होता है, उसको पूरा का पूरा बदल दिया जाए तो वो तो होगी पूर्ण क्रांति, और संविधान के कुछ भागों को बदल दे तो वो हो जाएगी आंशिक क्रांति। पूर्ण क्रांति में राज्य का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्ण बदल जाता है। पूर्ण क्रांति होगी तो राज्य का जो पूरा का पूरा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पक्ष है बदल जाएगा, और क्या होगा, या तो प्रजातंत्र है वो धनिक तंत्र में बदल जाएगा, या निरंकुश तंत्र में बदल जाएगा, कुलीन तंत्र में बदल जाएगा, या फिर कुलीन तंत्र प्रजातंत्र में आ जाएगा, साम्यवाद आ जाएगा, पूंजीवाद आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा जो क्रांति का प्रकार है वो है रक्तपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति। तो इसको तो नाम से ही पता चल जाता है, जब संविधान का परिवर्तन
सशस्त्र विद्रोह के कारण, खून खराबे के कारण नहीं हो तो उससे रक्तपूर्ण क्रांति कहेंगे। जब क्या है, संविधान के अंदर परिवर्तन करने के लिए लड़ाई हो, झगड़ा हो, हिंसा हो, खून खराबा हो, लोग मरे कटे, तो वो कैसे होगी? रक्तपूर्ण क्रांति होगी। और जब संविधान या शासन का परिवर्तन बिना किसी रक्तपूर्ण उपद्रव के संभव होता है तो उसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं। जैसे भारत के अंदर गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन चलाए थे, तो ऐसी जो क्रांतियां होती है वो कैसी होती हैं? रक्तहीन क्रांतियां होती है। अगली जो क्रांति का प्रकार है वो है व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति। अब देखो, संविधान में परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को पदच्युत करने से होता है तो उसे व्यक्तिगत क्रांति कहेंगे। जब संविधान का परिवर्तन उद्देश्य गैर व्यक्तिगत होता है तो वस्तु को अव्यक्तिगत क्रांति की संज्ञा दी जाती है। अभी क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को हटाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को हटाने के लिए अगर क्रांति होती है तो क्या होगा? संविधान में परिवर्तन होगा तो वो क्या होगा? कैसी होगा? व्यक्ति क्रांति होगी। और व्यक्ति को हटाने के लिए पूर्ण परिवर्तन के लिए होता है तो वो अव्यक्तिक क्रांति होती है। अगला होता है विशेष वर्ग के विरुद्ध क्रांति। क्या होता है कि राज्य के निर्धन व्यक्ति राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध विद्रोह करते हैं अथवा धनिक तंत्र राजतंत्र या जनतंत्र के विरुद्ध क्रांति करते हैं। यदि निर्धन व्यक्ति राजा या धनी व्यक्ति के विरुद्ध विद्रोह करते, राज्य में जनतंत्र की स्थापना कर देता है, उसे जनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। वो क्या होता है? वर्ग के विरुद्ध। व्यापारी राजा के विरुद्ध कर ले, राजा व्यापारियों के विरुद्ध कर ले, मजदूर व्यापारियों के विरुद्ध कर ले, राजा मजदूर या फिर मजदूर जो है राजा के विरुद्ध कर दे। इस प्रकार से किसी एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के विरुद्ध जो क्रांति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ग विशेष की क्रांति कहते हैं। एक अगला जो क्रांति का प्रकार होता है वो कौन सा होता है? वाघवीरों की क्रांति। कौन सा प्रकार होता है? वाघवीरों की क्रांति। वाघवीरों की क्रांति क्या होती है? जब किसी राज्य में कुछ करिश्मावादी नेतागण अथवा वाघवीर लोग खूब लुभावनीकारी नारों अथवा शब्द चमत्कार द्वारा अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य में क्रांति कर देते तो उसे वाघवीरों की क्रांति कहते हैं। क्या होता है? कुछ समाज के जो लोग होते हैं वो उत्तेजक, ठीक है ना, धर्म एवं सांप्रदायिक भाषणों के द्वारा लोगों को उत्तेजित करके समाज में क्रांति करवा देते हैं तो उसे वाघवीरों की क्रांति कहते हैं। अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश के अंदर जो क्रांति हुई है, जहां पर वहां पे जनता के द्वारा बांग्लादेश के अंदर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका गया, उसे वाघवीरों की क्रांति कहा गया। इस क्रांति का क्या कारण है? तो पहला होता है असमानता। पहला कारण क्या होता है? असमानता। अरस्तु के क्रांति का मूल कारण असमानता बताया। अरस्तु के अनुसार प्रजातंत्र के मूल तत्वों के अंतर्गत असमानता बहुत महत्व है। उसके अनुसार सभी मानव एक समान है, अतः उसमें अधिकारों, संपत्ति, पदों आदि का वितरण भी समान होना चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति पर मनुष्यों में संतोष की भावना रहती है, परंतु व्यक्तिगत संपत्ति के अभाव में असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। यह असंतोष की भावना अपनी उच्च सीमा में क्रांति को जन्म देती है। अरस्तु के स्वयं के शब्दों में असमानता की भावना क्रांति का कारण है। क्रांति का कारण हमेशा असमानता में मिलता है। यानी राज्य के अंदर बहुत ज्यादा असमानता होती है, पदों के अंदर, धन के मामले में, सामाजिकता के मामले में, हर एक प्रकार में। तो फिर क्या होता है कि इस असमानता के कारण क्रांति होती है। क्रांति के दो कारण होते हैं, तो सामान्य कारण, एक विशेष कारण। सामान्य कारण होता है असमानता। असमानता किसी भी प्रकार की हो, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र, अमीर, गरीब, इन असमानताओं की वजह से क्रांति होती है। विशेष कारण क्या है? शासकों का स्वार्थी होना। क्या होता है? शासक वर्ग होता है वो स्वार्थी हो जाता है, राज्य के प्रजा के हितों को ध्यान में न रख करके अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कार्य करता है, तो क्रांति होती है। घृणा की भावना लोगों के अंदर जो है, शासकों के प्रति घृणा की भावना होती है, तो उस घृणा की भावना की वजह से भी क्या होता है कि क्रांति हो जाती है। इसके अलावा मान अपमान, अगर राज्य के अंदर किसी व्यक्ति का मान होता है या फिर उसका ज्यादा मान हो रहा है और वो उस मान के लायक नहीं है, अगर समाज के अंदर, राज्य के अंदर किसी का अपमान हो रहा है तो भी क्रांति होती है। भय
राजा को जनता का भय और जनता को राजा का भय होता है, वो भी क्रांति को जन्म देता है। धृष्टता, जब क्या होता है, शासक होता है वो दृष्ट हो जाता है, ठीक है, उसके जो कर्मचारी होते हैं वो दृष्ट हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, ठीक है, कामचोर हो जाते हैं, जनता का शोषण करते हैं, उपेक्षा करते हैं, तो फिर क्रांति होती है। पारिवारिक विवाद, कई बार क्या होता है, परिवार के आपस के जो विवाद होते हैं वो धीरे धीरे बड़ी क्रांति को जन्म दे देते हैं। मध्यम वर्ग का न होना, समाज के अंदर मध्यम वर्ग का न होना क्रांति का मेन कारण है। जब अमीर और गरीब दो ही लोग होते हैं तो फिर क्या होता है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। गरीबों के अंदर वो वाली भावना आ जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं कि पूरी ताकत के साथ में क्रांति कर देते हैं। और एक तरफ है कि खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए कुछ नहीं है, वो वाली अमीरों की कहानी होती है, तो फिर वो अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। निर्वाचन संबंधी विवाद, कई बार क्या होता है, निर्वाचन यानी कि शासक वर्ग को जो चुना जाता है उसके अंदर भी जो है फेयरनेस नहीं रहती है, क्लियर नहीं रहते हैं, भ्रष्ट तरीके से राजा चुन दिए जाते हैं, शासक चुन दिए जाते हैं, तो क्रांतियां हो जाती हैं। उच्च पद और वफादार पद व्यक्तियों को दे देना, देखो क्या होता है कि उच्च पद जो होते हैं, बड़े बड़े पद होते हैं, वो गैर वफादार लोग होते हैं, भ्रष्ट लोग होते हैं, कामचोर लोग होते हैं, ठीक है ना, रिश्वत लेने वाले ऐसे लोगों को दे दिए जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अच्छा कार्य नहीं करते, जगह जगह टैक्स ले लेते हैं, तो फिर उनको क्या है, वहां पे क्रांतियां हो जाती हैं। राज्य की किसी अंग की अनुपात से अधिक वृद्धि और परस्पर विरोधी वर्गों का होने, अगर क्या होता है, राज्य के अंदर कोई क्षेत्र या वर्ग क्या होता है, अधिक शक्तिशाली हो रहा है, अधिक बढ़ रहा है, तो वो भी क्या होगा कि धीरे धीरे अपने लिए अलग राज्य की मांग करेगा और वहां पर क्रांति हो जाएगी। और परस्पर विरोधी वर्ग राज्य के अंदर होंगे तो भी क्या होगा, राज्य के अंदर क्रांतियां हो जाएगी। तो ये क्रांतियों के कुछ कारण थे। अब बात करते हैं कि क्रांतियों को रोकने के क्या सुझाव दिए हैं अरस्तु ने। अरस्तु ने क्रांतियों को किस प्रकार से रोका जा सकता है, इसके बारे में वो कहता है, राज्य में किसी प्रकार की कानूनहीनता अथवा अराजकता के प्रति शासकों को सजग रहना चाहिए। कानूनहीनता की शुरुआत अदृश्य रूप से छोटे छोटे मुद्दों से होती है जो कालांतर में विशाल रूप धारण कर ले। अगर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसको दंड देना चाहिए, क्योंकि एक बार कानून तोड़ेगा, उसको दंड नहीं देंगे तो वो दूसरी बार बड़े बार रूप में कानून तोड़ेगा। तो फिर इसी यही वो बात बताता है कि सख्त राजा का रवैया होना चाहिए, ठीक है, कानूनहीनता और अराजकता के प्रति उसको सजग रहना चाहिए और उनको छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उनको वहीं पे खत्म कर लेना चाहिए, दबा देना चाहिए। शासकों को शासितों की आंखों में धूल डालकर उन्हें धोखा देकर अथवा झूठे आश्वासन देकर उन पर शासन नहीं करना चाहिए। हमें ये नियम भी बना लेना चाहिए कि शासितों को गुमराह करने के तरीकों में हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वो झूठ बोल करके, धोखा दे करके, लोगों के सामने पूरा दिखावटी, ढोंगी, बहुरूपिया बन करके शासन नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों को थोड़ा वास्तविकता का भी पता होना चाहिए और लोगों के मन में राजा के प्रति भय भी होना चाहिए और प्रेम भी होना चाहिए, दोनों होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए। राज्य में अधिकारियों को प्रजा के प्रति, नागरिकों को गैर नागरिकों के प्रति समानता अथवा समदर्शी भाव रखना चाहिए। राजा को क्या करना चाहिए कि राजा के लिए सब समान है, अमीर गरीब, जाति धर्म, ऊंच नीच, भाषा, क्षेत्र, इनके आधार पर अपनी प्रजा के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ में समानता का भाव रखना चाहिए। राज्य के अभिजात अथवा श्रेष्ठ जनों को आपसी कलह से बचाना चाहिए। राज्य के अंदर जो अमीर लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, उनको आपस में नहीं भिड़ने देना चाहिए। वो अगर आपस में भिड़ते तो क्या होते हैं, उनके पीछे पूरे के पूरे गुट खड़े हो जाते हैं और बड़ा जो है बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। राज्यों को कभी भी किसी व्यक्ति की महिमा को अन्य व्यक्तियों से अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए, यानी कि किसी भी व्यक्ति की ज्यादा इतनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के अंदर नफरत की भावना आ जाए, वो खुद को हीन समझने लग जाए। राज्य की विधि द्वारा यह निर्धारित कर दिया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने धन अथवा संबंधों के सहारे राज्य में महत्व, यानी कि पैसे एवं रिलेशन के आधार पर कोई भी बड़ा पद प्राप्त नहीं कर सकेगा। बड़ा पद प्राप्त करने के लिए उसको योग्य होना पड़ेगा, उसको परीक्षा पास करनी पड़ेगी। राज्य में ऐसे दंडनायक अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जो इसकी देखरेख करें कि राज्य में कुछ सदस्य संविधान के आदर्शों के विपरीत तो नहीं रहते हैं। राज्य के अंदर जो दंडनायक होते हैं, जो जज होते हैं, ठीक है, जो न्यायाधीश होते हैं, वो ऐसे होने चाहिए एकदम ईमानदार और पूरा देख रेख रखे कि चाहे प्रजा है या अधिकारी है या राज्य का सदस्य है या राज परिवार का सदस्य, कोई ऐसा कोई संविधान का उल्लंघन न करे, कोई कानून का उल्लंघन न करे, और करे तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। शासन के अधिकारियों के लिए ये नियम बना दिया जाए
कि पद का दुरुपयोग निजी लाभ पूर्ति के लिए नहीं करेंगे। यानी कि शासन के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो क्या करेंगे, अपने पद का दुरुपयोग खुद के व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उनको दंड मिलना चाहिए। लोकतंत्र में धनी लोगों के धन को छीनने से बचाया जाना चाहिए तथा कुलीन तंत्र में निर्धनों की रक्षा की जानी चाहिए। यानी डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जनता के द्वारा जो चुने हुए लोग होते हैं, वो राज्य के अंदर जो अमीर और पैसे वाले लोग होते हैं, उनको धन के ऊपर उनकी नजर रहती है, उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुलीन तंत्र के अंदर भी जो है मजदूरों का शोषण नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारियों में इन तीनों गुणों का समावेश होना वांछनीय है। राज्य के जो सर्वोच्च पदाधिकारी हैं, जो IAS लेवल के बड़े अधिकारी हैं, राजा के जो खास मंत्री है, एक तो संविधान के प्रति आस्था, वो संविधान के प्रति आस्थावान हो, कानून के प्रति आस्था उनके मन में होनी चाहिए, कर्तव्य पूर्ण करने की योग्यता उनके अंदर, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ब्रांड होनी चाहिए कि वो अपने काम के अंदर तत्पर रहे, काम के अंदर निपुण हो, अपनी योग्यता में निपुण होने चाहिए, भलापन तथा न्यायप्रियता होनी चाहिए, वो दयालु प्रवृत्ति के होनी चाहिए, उनके अंदर भलापन होना चाहिए, उनके अंदर न्यायप्रियता होनी चाहिए, तभी जाकर के क्या है वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये थे उसके क्रांति के संबंधित अरस्तु के कुछ बातें। अरस्तु के दास से संबंधित विचार या सिद्धांत, ध्यान रखना अरस्तु के दास से संबंधित जो विचार है उसके अंदर एक बात ध्यान रखना, अरस्तु ने दासता को सही ठहराया था। बस मेन बात यही है, अरस्तु ने दासता को सही ठहराया था। जी, अरस्तु कहता था कि जिस प्रकार से परिवार के अंदर पत्नी, बच्चे और माता पिता और स्वामी का होना आवश्यक है, उसी प्रकार से उस परिवार के अंदर दास का होना भी जरूरी है। मेन बात यही है। दासता को वैध ठहराया था अरस्तु ने। अरस्तु ने दासता को क्या ठहराया था? वैध ठहराया था। और इस बात की बाद में सारे विद्वानों ने क्या की थी? आलोचना की थी। इस बात में क्या की थी? सारे विद्वानों ने आलोचना की थी। किस प्रकार से वैध ठहराया था और उसने दासता के ऊपर क्या बात कही थी? नंबर 1, अरस्तु दास प्रथा को एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में देखता है। वो क्या कहता है? दास प्रथा एक संस्थागत व्यवस्था है। जैसे परिवार एक संस्थागत रूप से चलता है, वैसे दास प्रथा भी है। वह परिवार को सामुदायिक जीवन की प्राथमिक इकाई बताता है। परिवार को क्या बताता है? कि व्यक्ति की प्राथमिक जीवन की जो है प्रमुख इकाई बनाता है, और उसी के अंदर और पारिवारिक व्यवस्था में दास को सजीव संपत्ति के रूप में आवश्यक मानता है। और जो दास होता है उसको एक सजीव संपत्ति के रूप में वो क्या मानता है? कंपल्सरी मानता है। दास संपत्ति रूपी अन्य निर्जीव उपकरणों से उपकरण एक सजीव उपकरण है। दास को क्या मानता है? जिस प्रकार परिवार के अंदर फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखे, गाड़ी, घोड़े होते हैं, उसी प्रकार से ये तो निर्जीव उपकरण है परिवार के सहयोग के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से दास जो है वो परिवार का क्या है? एक सजीव उपकरण है। संपत्ति परिवार का आवश्यक अंग है और संपत्ति अर्जन है तो उपकरण आवश्यक है। देखो, संपत्ति प्राप्त करना आवश्यक है परिवार के अंदर, संपत्ति के बिना परिवार नहीं चल सकता। और संपत्ति को प्राप्त कैसे करेंगे? उस समय खेती होती थी, खेती बाड़ी, कारखाने, मजदूर वगैरह, घर का काम, और वो काम कौन करेगा? वो काम दास करेगा। और संपत्ति प्राप्त करने के लिए क्या उपकरण आवश्यक है, और वो उपकरण क्या है? दास, ठीक है। ये दास को उसने क्या बताया था? उपकरण के रूप में बताया था। परिवार में वह 3 तरह के संबंध दर्शाता है। नंबर 1, परिवार में वो कितने संबंध दर्शाता है? 3। 1 मालिक और दास, मालिक और पत्नी, और मालिक और बच्चों के मध्य। मालिक जो होता है परिवार का, उसके साथ में 3 संबंध होते हैं। एक तो उसके दास के, एक पत्नी, और एक उनके बच्चों के साथ में। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अरस्तु ने दास प्रथा को कैसा माना था? अरस्तु ने दास प्रथा को संवैधानिक वैध माना था। अब देखो, वो अरस्तु दास प्रथा के औचित्य के संबंध में कितनी है? 3 आधार। एक दास प्रथा प्राकृतिक, वो क्या कहता है? दास प्रथा नेचुरल है, ठीक है। इसको व्यक्ति ने नहीं बनाया है, बल्कि ये नेचुरल रूप से सही है, क्योंकि संपत्ति प्राप्त करने के लिए दासों का होना जरूरी है। दास प्रथा लाभप्रद है। वो कहता है दास प्रथा लाभप्रद है। अगर दास प्रथा खत्म कर दोगे तो ये जो हजारों लाखों दास है, इनका जीवन कैसे चलेगा? नंबर 3, दास प्रथा उपयोगी है। वो कहता है दास प्रथा उपयोगी है। दास होने से क्या होगा? कि जो स्वामी होगा वो राज्य के कार्यों में सहयोग कर सकेगा। हालांकि इन दास प्रथा के ऊपर और इन बातों के ऊपर मैंने पिछली क्लासों के अंदर अरस्तु के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बहुत इनको गहराई से आपको समझाया हुआ है, तो आप इनको बाद में कभी देखना। अभी ये जो बातें हैं इनको ही आप मुख्य रूप से देख सकते हैं।
अब देखो दासता जो होती है उनके अरस्तु दो प्रकार बताता है। नंबर एक प्राकृतिक दासता, प्राकृतिक दासता, और दूसरा है नेचुरल वैधानिक दासता। प्राकृतिक या नेचुरल स्लोवेरी क्या है, तो जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि, अकुशल एवं अयोग्य होते हैं वे प्राकृतिक या स्वाभाविक दास होते हैं। वे व्यक्ति प्रकृति द्वारा ही शासित होने के लिए बनाए जाते हैं। प्रकृति की स्वाभाविक व्यवस्था दासता है। अब जो व्यक्ति क्या है, लूला है, लंगड़ा है, अपाहिज है, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, ठीक है ना, कुल मिलाकर क्या है, अकुशल है, योग्य है, मंद बुद्धि है। अब वो व्यक्ति बेचारा अपना खुद का परिवार, घर, खुद का भरण पोषण कैसे करेगा? तो फिर क्या है, उसको तो भगवान ने क्या है, अरस्तु कहता है दास बनने के लिए बनाया है। नेचुरल रूप से वो तो दास ही है। अब वो किसी स्वामी के आगे काम करेगा, जैसा उससे होगा वैसा काम करेगा, और कम से कम उसको 2 टाइम की रोटी कपड़ा मकान उनकी जो आवश्यकता पूरी हो जाएगी। ये तो है नेचुरल दासता। प्रकृति में सर्वत्र असमानता है, उत्कृष्ट स्वभाव निकृष्ट पर शासन करता है, अपने स्वभाव के अनुकूल सबका अपना विशिष्ट कार्य होता है, अतः दासता प्राकृतिक होती है। इस प्रकार के दासता को अरस्तु सबसे अधिक महत्व देता है। देखो क्या है कि असमानता नेचुरल रूप से है, कोई योग्य है, कोई अयोग्य है, होशियार, एक तो उत्कृष्ट और निम्न, निकृष्ट, उत्कृष्ट और निकृष्ट, और उत्कृष्ट जो होता है वो निकृष्ट पे हर्ष में शासन करता है। ये इतिहास भी इसके लिए गवाही दे रहा है, इतिहास भी के अंदर भी ये बात बनी हुई है। दूसरी है वैधानिक दासता। वैधानिक दासता क्या है, इसके अतिरिक्त युद्धबंदी भी दास बनाए जा सकते हैं। यह दासता वैधानिक दासता कहलाती है। प्राचीन काल में युद्धबंदियों को दास बनाने की कुप्रथा प्रचलित थी। इस दासता का आधार शक्ति होती थी। यह युद्ध का प्रतिफल है। युद्ध में हार जाने पर किसी भी व्यक्ति को दास बनाया जा सकता था। दूसरा क्या होता था कि पहले प्राचीन समय में ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। आज के समय में तो जो युद्धबंदी होते हैं, युद्ध के अंदर जो हारे हुए सैनिक होते हैं, वो इंटरनेशनल कानूनों के द्वारा उनको छोड़ दिए जाते हैं। मगर पहले क्या करते थे, उनको दास बना दिए जाते थे, और माइंसों के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर, खेती के अंदर उनको काम में लगाया जाता था। तो वो जो दासता होती थी, जो युद्ध के अंदर दुश्मन के परिवार के और उनके स्त्री बच्चे सैनिक वगैरह उनको दास बना दिए जाते थे, वो कैसी थी, वो वैधानिक दासता होती थी। अब देखो अरस्तु ने जो दासता की महिमा का बखान किया है, उसने दासता को जो जायज ठहराया है, इसकी लोगों ने आलोचना की है। पहली आलोचना है, दास प्रथा के औचित्य को दर्शाने में अरस्तु व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों का दोषी है। यानी कि वो पूर्वाग्रह, पहले से चली आ रही जो धारणा है उनका वो क्या है, पक्ष ले रहा है। नंबर 2, दासता संबंधी विचारों में भी विरोधाभास पाया जाता है। वह दास को एक तरफ सजीव संपत्ति बताता है तथा उसे पशुओं के समकक्ष हो जाता है, जहां वे बैल जैसे कार्य करते हैं, दूसरी तरफ उन्हें कार्य यंत्र कहकर पुकारता है। ये दो परस्पर विरोधी विचार एक ही प्राणी सजीव को और निर्जीव भी है। यानी एक तरफ तो वो दास को क्या कहते हैं, ये सजीव है, ये मनुष्य है, ये जीव है, और दूसरी तरफ वो क्या कहे कि उसी दास से बैल के जैसे कार्य करवा रहा है, उसका शोषण हो रहा है, उसके साथ में पशुओं जैसा व्यवहार हो रहा है। तो सजीव है कि निर्जीव है, इसके बारे में वो क्या है, कोई कंट्रोवर्सी है। ठीक है, अरस्तु अपनी बात को एकदम फैक्ट तरीके से, सही तरीके से समझा नहीं, परिभाषित सही तरीके से नहीं कर पाया। ये स्वतंत्रता तथा समानता की अवधारणाओं के विपरीत करके देखो क्या है, नेचुरल रूप से भगवान ने सब व्यक्तियों को समान बनाया है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है। मगर अरस्तु दास प्रथा को जायज ठहरा करके इस स्वतंत्रता और समानता की जो भावना है, भगवान के द्वारा बनाई गई जो मनुष्य रूपी शक्ति है, उसके अंदर जो है भेदभाव कर लेता है। और वो कहता है कि अपंग, अपाहिज और इस प्रकार से जो लोग हैं, कुछ निकृष्ट लोगों को दास बनने के लिए ही भगवान ने पैदा किया है, ये उसकी गलत बात है। अरस्तु की व्याख्या से सभी औद्योगिक श्रमिक दासों की श्रेणी में रखे जाएंगे, यह बात बहुत युक्ति संगत नहीं कही जा सकती। उसके अनुसार तो क्या होगा, जितने मजदूर है, जितने श्रमिक है, सारे के सारे दास हो जाएंगे, ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि दास जो होते हैं उनको भी अपना जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। अरस्तु दासों के परिवारों के बारे में कुछ नहीं बताता, साथ ही दासों की मुक्ति का उसका सुझाव कैसे कार्यान्वित होगा इसे वो स्पष्ट नहीं बताता। मेन बात यह है, व्यक्ति दास बनेगा, मगर उस दास से मालिक कैसे बनेगा, निकृष्ट उत्कृष्ट कैसे बनेगा, इस दासता से उसको मुक्ति किसे मिलेगी, इसके बारे में अरस्तु कोई बात नहीं बताता है। तब तो ये क्या होगा, दासों के धीरे धीरे एक पूरी फौज खड़ी हो जाएगी। अरस्तु दास को कार्य का उपकरण मानता है, न कि उत्पादन का। अरस्तु दासों को क्या बताता है, कार्य का उपकरण मानता है, कोई जो है इसको बाकी जो है उपकरण नहीं मानता है। ठीक है, ठीक है, ये तो कुछ दास प्रथा से संबंधित जो अरस्तु की बातें थी, इनका
आलोचना थी। तो प्यारे बच्चों, ये इकाई 1 से मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। शुरू करते हैं इकाई 2।